आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत 10वें क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। अब अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न जो थे उनकी स्टडी हम लोग करेंगे। अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो यहाँ पे जितने दिए गए हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर हम लोग लिख करके इसको समझेंगे। तो देखिए क्रोमियम +3 आयन है, जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में देखिए, तो जैसे क्रोमियम +3 है तो हमने आपको बताया था 1s2p3s3p4s3d4p5s4d5p6s, इस प्रकार से एक क्रम बताया था ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। वो चीज़ आपको याद होना चाहिए। जब हमने पढ़ाया था एटम के स्ट्रक्चर के बारे में तब वहाँ पर चर्चा की गई थी क्लास 11th की एनसीईआरटी में, तो वहाँ हमने ये चीज़ आपको सिखाया था। यदि आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम है +3, तो यहाँ पर क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके उसके परमाणु क्रमांक जितना होगा उसमें से 3 घटा देंगे, फिर उसको हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए भरा गया है, तो कुल मिला के जब क्रोमियम के परमाणु क्रमांक में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 8 16 2 18 3 21 बचेगा। तो चूंकि आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है इसलिए AR 18 लिख दिया गया कि इतना, तो यहाँ तक हमने बार लिया, ये बार बार ना लिखने की वजह से ऐसा किया गया है। तो इतने को आर्गन 18 लिखा गया, फिर यहाँ पर 3D3 लिखा गया। इसी प्रकार से देखिए आगे PM +3 है, तो यहाँ पर जो हमारा ये एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट में क्या करेंगे हम लोग, इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे। परमाणु क्रमांक जितना होगा, आप देखिए चूंकि यहाँ पर लिखा नहीं है तो हमें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, यानी एटॉमिक नंबर हमें याद होना चाहिए। तो उसमें से 3 घटाएंगे, 3 घटाने के बाद जो बचेगा उसको भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 4f लिखा हुआ है, यहाँ पर क्रम से लिख दिया गया। इसके बाद SPDF कक्षक में, मतलब सब सेल में जो कक्षक हैं ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए भरने के बाद क्या हुआ है कि 4d10 आया है और यहाँ पर 4f में 4 इलेक्ट्रॉन भरे गए। ये भरने का क्रम हमने आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से बताया है। अब जीनान का परमाणु क्रमांक 54 होता है, तो देखिए यहाँ तक जीनान के बारे में लिखा गया। तो जीनान का परमाणु क्रमांक 54 है, देखिए तो 2 2 4 2 6, मतलब 10 10 10 20 10 30 10 40, ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया हमारा 10 20 10 30 10 40 6 46 और 8 54। तो यहाँ तक आ गया, देखिए यहाँ तक आ गया पूरा 54। तो यहाँ तक हम लिखेंगे जीनान 54, फिर इसके बाद 4f4, ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही करिए। यहाँ पर हमारा ये 4f4 होना चाहिए, अब ये सही हुआ है। इसके सत्यापन के लिए हिंदी वाली बुक थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वाली बुक में जीनान 4f4 लिखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोग सारे जितने भी एलिमेंट हैं इनके या आयन है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे। अब देखिए इसी प्रकार Cu+ है,
तो कॉपर का जितना परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, जितना बचेगा उसको फिर भरेंगे। तो यहाँ भरा गया। अब यहाँ तक देखिए 18 हो रहा है, 10 8 18, और आर्गन का 18 होता है, और आर्गन हमारा अक्री गैस के अंतर्गत आता है, नोबेल गैस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर 18 लिखा गया। फिर 3d10 बचा तो 3d10 लिखा गया। इसी प्रकार Ce+4 आ जाता है। इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे उसमें से +4 है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं तब ये +4 बना है। तो जो भी परमाणु क्रमांक होगा एटॉमिक नंबर उसमें से 4 घटा देंगे। फिर ऐसे सीरीज लिखेंगे 1s2s2p की, इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। भरने के बाद देखिए ये 10 10 20 10 30 10 40 6 46 और 8 54, ये पूरा ही जीनान 54 लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा 54 हो रहा है जोड़ने में। तो जीनान 54 डायरेक्ट लिख दिया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कोबाल्ट का जितना इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक होगा एटॉमिक नंबर उसको लिखेंगे, उसमें से चूंकि कोबाल्ट +2 है तो 2 घटा देंगे, जो भी संख्या बचेगी उसको इस तरह से लिख के 1s2s2p करके भरेंगे। जब भर जाएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक 18 आ रहा है तो आर्गन 18 लिखा, इसके बाद 3d7 बच रहा है तो 3d7 लिख दिया। इसी प्रकार Lu+2 में होगा तो जितना परमाणु क्रमांक होगा उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे। फिर ये संख्या को भरेंगे 1s2s2p 3s3p 3d 4s4p 4d 5s 5p 4f 5d में। तो इसको जब भरेंगे तो भरने के बाद देखिए यहाँ तक, फिर इसमें देखिए कुछ गड़बड़ी लिख है, इसको हिंदी वाली बुक में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4f14 और 5d1 बचेगा, इसके पहले पूरा 54 हो जाएगा तो उसको हम लोग भर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जीनान 4f14 फिर 5d1 होना चाहिए। इसमें देखें इंग्लिश वाली बुक में थोड़ा ज़्यादा गलती है, इसको सुधार लीजिए। तो ये 4f14 होगा और ये 5d1 होगा, इस तरह होना चाहिए था। ये थोड़ा सा त्रुटि है, इसको सही कर लें। अब आगे आ जाता है Mn+2। तो मैग्नीज का जितना परमाणु क्रमांक होगा एटॉमिक नंबर उसको लिखेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे, जितनी संख्या बचेगी उसको फिर इस तरह लिख करके भरेंगे। और भरने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ तक 18 हो रहा है तो आर्गन 18 लिखा और इसके बाद 3d5 लिखा। इसके बाद थोरियम आ जाता है तो TH+4 लिखा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक लिखेंगे। परमाणु क्रमांक जितना होगा उसमें से 4 घटा देंगे और फिर ऐसे लिख करके इसमें भरेंगे। तो रेडान तक पहुंच जाता है 86 तक। ये पूरा जोड़ेंगे, पूरी ये संख्या इलेक्ट्रॉनों की तो 86 होगी। तो डायरेक्ट इसने रेडान 86 लिख दिया और 5f0 यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ये बात निकल करके सामने आई। तो इस प्रकार से हमने सारे इलेक्ट्रॉन जो ये दिए गए एलिमेंट कैसे इनको भरना है वो चीज़ निकल करके सामने आ गई। अब कुछ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn+2 के यौगिक Fe+2 के यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी क्यों है। तो कहने का मतलब ये है कि Mn+2 की बजाय Mn+3 फॉर्म ज़्यादा स्थायी है Fe+2 की बजाय Fe+3 फॉर्म से। तो इसको हम लोग देखते हैं और स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो देखिए कह रहा है कि Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब मैग्नीज का जितना परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें और उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो आर्गन 3d5 आएगा। जबकि अगर Fe+2 का बनाएंगे तो आर्गन 3d6 आएगा। अब चूंकि हमें पता है कि जो D सबसेल है
डी उपकोष है उसमें 5 कक्षक होते हैं, यानी 5 ऑर्बिटल होते हैं, और पांचों में जब हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन में आधे भरे हुए ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। पहले एक एक भरता है, फिर विपरीत चक्कर में भरना शुरू करते हैं, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए, यानी आधे भरे हुए पूरे ऑर्बिटल हो गए। तो हमने पढ़ा है कि आधे भरे हुए एवं पूरे भरे हुए कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए Fe+2 की तुलना में Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 है, तो इसलिए ज्यादा स्थायी होगा। तो देखिए वही बात कह रहा है कि चूंकि Mn+2 में अर्धपूर्ण कक्षक 3d5 होती है, जो कि Fe+2 की 3d6 कक्षक से अधिक स्थायी है, इसलिए Mn+2 यौगिक सरलता से Mn+3 में ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, यानी Mn+2 स्थिति ज्यादा स्थायी होती है Mn+3 स्थिति की तुलना में, क्योंकि इनकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। अब जाहिर सी बात है कि 3d5 स्थिति में Mn+2 ज्यादा स्थायी है, तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, क्योंकि हर एक तत्व अपना स्थायित्व चाहता है और स्थायित्व बिगड़ने नहीं देना चाहता, इसलिए अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अगली जो आयनन एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, क्योंकि 3d5 स्थिति में ज़्यादा स्थायी। इसके विपरीत Fe+2 यौगिक कम द्वितीय आयनन एंथैल्पी के कारण Fe+3 में सरलता से आकृष्कृत हो जाता है। अब देखिए अगर हम Fe की बात करें तो 3d6 है, अब अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये 3d5 हो जाएगा, तब ज्यादा स्थायी होगा, क्योंकि आधे भरे हुए कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेगा, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके ज्यादा स्थायी होना चाहेगा, इसलिए Fe+2 की बजाय Fe+3 अवस्था में रहना पसंद करेगा, इसीलिए Fe+3 में सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है Fe+2, क्योंकि इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी कम होती है। और कम क्यों होती है? क्योंकि Fe+2 में 3d6 स्थिति है और Fe+3 में 3d5 स्थिति होगी, और 5 का मतलब आधे भरे हुए डी कक्षक ज्यादा स्थायी होंगे, तो ज्यादा स्थायित्व प्राप्त करने के लिए Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीकृत हो जाता है। यही कारण है कि Mn+2 यौगिक अपनी +3 अवस्था के लिए ऑक्सीकरण के प्रति Fe+2 से अधिक स्थायी होते हैं। तो ये कारण निकल करके सामने आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे अधिक स्थायी होती जाती है, ये बात हमको स्पष्ट करना है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात हो रही है, तो देखिए कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और द्वितीय आयोनाइजेशन एनर्जी का योग बढ़ता जाता है, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी को अगर हम जोड़ें तो उनका योग बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर आवर्त सारणी में या पीरियोडिक टेबल में बढ़ता है। अब इसके बढ़ने से क्या होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप Mn+2 आयन बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है। जाहिर सी बात है कि आयनन एंथैल्पी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं होगा, ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, इसलिए Mn+1 की तुलना में Mn+2 आयन बनाने की प्रवृत्ति घटती जाती है। तो यही कारण है कि श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में +2 अवस्था अधिकाधिक स्थायी होती है। तो जाहिर सी बात है कि पहली आधी स्थिति में और बाद की आधी स्थिति में अंतर क्या है कि जब हम पहली आधी स्थिति में रहते हैं तो पहली और दूसरी आयनन एंथैल्पी का योग कम होता है, लेकिन जब आधे एलिमेंट निकलने के बाद ट्रांजिशन सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो इनका योग बढ़ता जाता है। बढ़ने का मतलब अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी, तो ज़्यादा एनर्जी देने से ये होता है कि M+2 आयन स्टेज बनाने की प्रवृत्ति घट जाती है। इसीलिए पहली आधी स्थिति में
क्या होता है कि प्रथम अर्धभाग में +2 अवस्था अधिक स्थायी हो जाती है। ये स्थिति निकल के आई। तो एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से समझें। आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे तो हिंदी में समझिए। बात समझ में आनी चाहिए, भाषा क्या है ये महत्व नहीं रखती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ जाते हैं। कह रहा प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं? उत्तर को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऑक्सीकरण स्टेट जो होता है उसके निर्धारण में कहाँ तक अपना योगदान देते हैं। हमें एग्जाम्पल द्वारा इस बात को स्पष्ट करना है। तो देखिए कह रहा है कि जिस ऑक्सीकरण अवस्था में आयनों में पूर्ण भरी अर्ध भरी डी कक्षा होती है वे आयन अधिक स्थायी होते हैं। तो ये चीज तो हम बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि आधे भरे हुए और पूर्ण भरे हुए जो कक्षक होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। तो कह रहा है जैसे Mn की Ml+2 अवस्था इसकी अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। कह रहा है अगर हम मैग्नीज की बात करें तो Mn+2 स्टेट इसकी ज्यादा स्थायी होती है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि Mn+2 स्टेज में 3d5 स्थिति रहती है, यानी डी कक्षक में डी उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक कक्षक की ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात ज्यादा स्थायी होगी। तो वही कह रहा है कि जैसे Mn की +2 अवस्था इसकी अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है क्योंकि Mn+2 में अर्ध भरी 3d5 कक्षक होती है। इसी प्रकार Zn की +2 अवस्था इसकी सबसे अधिक स्थायी अवस्था होती है क्योंकि इसमें पूर्ण भरी 3d10 कक्ष होती है ऑर्बिटल। तो जाहिर सी बात है कि आधी भरी और पूरी भरी हुई ऑर्बिटल्स ज्यादा स्थायी होती हैं, इसलिए ये ज्यादा स्थायी हैं। ये बात निकल करके सामने आई है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं? उत्तर को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। तो जो भी ऑक्सीकरण अवस्था में जो तत्व ज्यादा स्थायी होगा वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था निर्धारित करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। कह रहा है संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी? तो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है वैनेडियम। तो वैनेडियम +2 +3 +4 +5 इन सब अवस्थाओं में अपना स्थायित्व दिखाता है। जो ट्रांजिशन सीरीज हमने NCERT में पढ़ी उसमें टेबल बनाई गई थी, उसमें लिखा गया था, उसको आप लोग देख सकते हैं। और 3d5 क्रोमियम है तो +3 +4 +6 अवस्था में ज़्यादा स्थायी होगा। 3d5 में मैग्नीज +2 +4 +6 +7 अवस्था में ज़्यादा स्थायी होगा। 3d8 कोबाल्ट +2 +3 अवस्था में ज़्यादा स्थायी होगा। और 3d4 इस विन्यास वाला कोई भी तत्व तटस्थ अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो 3d4 स्थिति में कोई भी एलिमेंट जो है बेसिक स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो आवर्त सारणी जब हम लोग NCERT में टेबल देखेंगे तो उसमें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे होंगे। आप टेबल देखिए तो वहाँ पता चलेगा कि ये स्थितियाँ क्यों अधिक स्टेबल हैं, और हम लोग NCERT में पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पर देखिए इंग्लिश वाली बुक में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का चार्ट बना के दिया गया है। वही चीज़ है जो हमने वहाँ पढ़ी हिंदी वाली में, वही इंग्लिश वाली में। अब 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के आक्सियो धातु ऋणायनों का नाम लिखिए जिसमें धातु संक्रमण श्रेणी की वर्ग संख्या के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो आक्सियो धातु ऋणायनों के नाम लिखना है। थोड़ा इंग्लिश में देखें। ऑक्सियो मेटल एनायन, एनायन का मतलब ऋणायन, कैटायन का मतलब धनायन होता है। तो इसको ध्यान देना है। तो जो ऑक्सियो है उनके हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वैनाडेट लिखा हुआ है, इसको VO3- लिखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ वैनेडियम की +5 होती है।
इसको ध्यान देना। ऑक्सीजन की -2 होती है, 3 है, गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा, और एक निगेटिव है तो घटेगा तो -5 बचेगा, इसलिए V को +5 होना पड़ेगा। कैसे लिखा गया है ये चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं। अभी आ जाता है क्रोमेट CrO4 -2। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 है तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो माइनस का 8 और 2 निगेटिव है, तो -8 में से 2 निगेटिव घटाएंगे तो -6 बचेगा, इसलिए क्रोमियम को +6 होना पड़ेगा। अब परमैग्नेट में आ जाते हैं तो परमैग्नेट MnO4 माइनस है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 है और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 का 4 दूनी 8 हो जाएगा, -8 और एक निगेटिव है, इसको घटाएंगे तो -7 बचेगा, इसलिए Mn को +7 होना पड़ेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की +7 होगी यहाँ पर। तो इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस प्रकार से हमने 6वां क्वेश्चन कर लिया। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन के परिणाम क्या है, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड दो थे, तो लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याएं एक तत्व से दूसरे तत्व तक घटती हैं, परंतु यह कमी अत्यंत कम होती है। तो लैंथेनाइड श्रेणी में क्या होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस ये तत्व में घटती हैं, परंतु ये घटाव बहुत कम होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा है कि C से Lu तक जाने पर परमाणविक त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियस 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घट जाती है, तथा यह कमी केवल 10 पिकोमीटर है। इसी तरह C+3 से Lu+3 आयन तक जाने पर आयनिक त्रिज्या यानी आयनिक रेडियस, आयन है तो आयनिक रेडियस कहेंगे, एटम है तो एटॉमिक रेडियस कहेंगे, 103 पिकोमीटर से घटकर 85 पिकोमीटर रह जाती है, तथा यह कमी केवल 18 पिकोमीटर है। अतः परमाणु क्रमांक में 14 की वृद्धि के लिए परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली कमी अत्यंत कम है। यह कमी अन्य वर्गों तथा आवर्तों के तत्वों की तुलना में अत्यल्प है। मतलब यहाँ कमी लैंथेनाइड में बहुत कम है। और क्यों कमी है ये चीज़ हम आपको बता चुके हैं बहुत बार, और फिर से समझिए। तो देखिए इसको समझिए, जैसे मान लीजिए ये कोई नाभिक है, न्यूक्लियस, और इसके चारों ओर ये कक्षाएं हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इससे निकल जाएगा तो पहले जितने इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस खींच रहा था, तो अब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इससे क्या होगा, अब कम इलेक्ट्रॉन बचे तो उनको और आसानी से खींच लेगा, तो इसलिए कुछ ये कक्षाएं पास पास आ जाएंगी, कुछ ये कक्षाएं पास पास आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जितने इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे उतना नाभिक अन्य इलेक्ट्रॉनों को और आसानी से खींच पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी वैसे वैसे क्या होगा कि क्योंकि नाभिक में धनावेश तो उतना ही रहेगा और ऋण आवेश कम हो जाएगा, तो कम इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो उनको आसानी से खींचेगा, तो ये पास पास आ जाएंगे, यानी जितना आकार था अब वो घट जाएगा। इसी को लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं या लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। तो ये चीज़ निकल के आई। अब यहाँ पर देखिए लैंथेनाइडों की श्रेणी दी गई है, तो इसमें जितना भी घटाव हुआ है ये लैंथेनाइड है, इनकी त्रिज्या +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। तो लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लैंथेनाइड आकुंचन या लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाती।
त्रिसंयोजी लैंथेनाइडों यानी जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं की आयनिक त्रिज्या में कमी चित्र 1 में दर्शाई गई है। तो ये कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए ग्राफ भी बनाया गया है कि किस प्रकार से आयनिक त्रिज्या में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ कमी आई है। तो यहाँ पर देखिए CE से PR तक ये सीधी रेखा है और यहाँ पर Tm+2 से YB+2 तक। तो कुल मिला के ये NCERT में भी बना हुआ है, इसको हमने आपको अच्छे से समझाया है। तो लैंथेनाइडों की आयनिक त्रिज्या में प्रवृत्तियाँ, तो कैसे आयनिक त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है ये दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए लैंथेनाइड आकुंचन का कारण यानी काज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने पर नाभिकीय आवेश 1 इकाई बढ़ता है तथा 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब लैंथेनाइड सीरीज में हम एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाते हैं तो न्यूक्लियर आवेश जो होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है, वो 1 यूनिट बढ़ता है और 1 इलेक्ट्रॉन भी जुड़ता है। ये नए इलेक्ट्रॉन समानांतर 4f कोषों में जुड़ते हैं। तो जो 4f सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते चले जाते हैं। यद्यपि एक 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश से f कक्षकों के अत्यंत विस्तृत आकार के कारण कम होता है। परिरक्षण प्रभाव का मतलब शील्डिंग इफेक्ट, यानी अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, अंदर कक्षा वाले, बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को अंदर कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन नाभिक को घेरे रहते हैं। यानी जब घेरे रहेंगे तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको नाभिक आसानी से नहीं खींच पाता, इसे परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो वही कह रहा है कि यद्यपि एक 4f इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश से, परिरक्षण प्रभाव मतलब नाभिकीय आवेश से, न्यूक्लियर चार्ज से f कक्षकों के अत्यंत विस्तृत आकार के कारण कम होता है, यानी परिरक्षण प्रभाव या शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। यद्यपि नाभिकीय आवेश प्रत्येक पथ पर 1 इकाई बढ़ता जाता है, जबकि जो न्यूक्लियर चार्ज है हर एक स्टेप में 1-1 बढ़ता है। इसलिए परमाणु क्रमांक तथा नाभिकीय आवेश बढ़ने पर प्रत्येक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉन भी जुड़ रहे हैं, लेकिन परमाणु क्रमांक तथा नाभिकीय आवेश बढ़ने पर प्रत्येक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा, यानी जो 4f इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि शील्डिंग इफेक्ट कम है यानी नाभिक को परिरक्षित करना कमजोर है, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से नाभिक खींच लेगा। इसलिए बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से थोड़ा उसकी कक्षा शिफ्ट होकर नाभिक के पास आएगी क्योंकि खींच लेगा। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, संपूर्ण 4f इलेक्ट्रॉन कोष प्रत्येक तत्व के जुड़ने पर आकुंचित हो जाता है, यद्यपि यह कमी अत्यल्प होती है। तो जो बाहर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं तो उनको आसानी से नाभिक खींच लेता है, क्योंकि अंदर वाली जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की रक्षा सही से नहीं कर पा रहा है, यानी उसको घेर नहीं पा रहा है। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को आसानी से नाभिक खींच रहा है, जिसलिए बाहरी कक्षा सिकुड़ जाती है और नाभिक का परमाणु का आकुंचन हो जाता है। इसी को लैंथेनाइड आकुंचन या कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो वही कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप परमाणु क्रमांक बढ़ने पर लैंथेनाइडों के आकार में नियमित ह्रास पाया जाता है। क्रमिक अपचयनों का योग कुल लैंथेनाइड आकुंचन होता है। तो जो क्रमिक अपचयन होता है यानी रिडक्शन होता है, तो का योग कुल लैंथेनाइड आकुंचन देता है। रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन का आना, ऑक्सीकरण संख्या का घटना। तो इनका कुल योग लैंथेनाइड आकुंचन देता है, यानी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देता है। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के परिणाम क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन।
तो लैंथेनाइड आकुंचन महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित है। पहला क्या होता है, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणियों की समानता। तो रिसेम्बलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो आवर्त सारणी में लैंथेनाइड से पहले तथा बाद में आने वाले तत्वों के आपेक्षिक गुणों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो आवर्त सारणी में जो लैंथेनाइड तत्व हैं उनमें पहले और बाद वाले जो तत्व हैं उनमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अग्रलिखित सारणी से स्पष्ट हो जाता है कि SC से Y तथा Y से LA तक आकार में नियमित वृद्धि होती है। तो सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं पिकोमीटर में। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है SC से ZN, फिर ये पूरा जो है लैंथेनाइड जो पिकोमीटर में इनकी रेडियस दी गई है। इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, कुल मिला के कैसे घटता है ये हमें जानना है। अब लैंथेनाइड आकुंचन में क्या है कि इसी प्रकार हम अन्य वर्गों में आकार में सामान्य वृद्धि की अपेक्षा कर सकते हैं। यद्यपि लैंथेनाइडों के पश्चात द्वितीय से तृतीय संक्रमण श्रेणियों में त्रिज्याओं की वृद्धि लगभग नगण्य होती है। तो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में अगर जाएंगे तो जो रेडियस है उनमें जो वृद्धि है वो लगभग बहुत कम होती है, नगण्य होती है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जैसे यहाँ घट रहा है, फिर घटते घटते यहाँ पर थोड़ा फिर बढ़ा हुआ है, इसका बराबर है। इसी प्रकार यहाँ से देखिए घटते चला गया, इसका थोड़ा कुछ बढ़ा है। इसी प्रकार यहाँ से घटते चला गया, फिर इसका थोड़ा बढ़ा है। इस तरह से कुल मिला के घट रहा है सामान्य तौर पर देखा जाए तो। अब देखिए कह रहा है लैंथेनाइडों में समानता, सिमिलरिटी अमंग लैंथेनाइड्स। तो क्या समानता है, तो लैंथेनाइडों की त्रिज्या में अत्यंत अल्प परिवर्तन के कारण इनके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। बहुत कम रेडियस में अंतर है, इसलिए इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग एक जैसी होती। अन्य तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक करना अत्यंत कठिन होता है। जाहिर सी बात है कि जब गुण धर्म समान होंगे तो शुद्ध अवस्था में तत्वों को पृथक करना, अतः तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक करना अत्यंत कठिन होगा। जाहिर सी बात है कि दो जुड़वा भाई हैं, चेहरा मोहरा दोनों का एक ही तरह है, तो कौन सा कौन है ये पता लगाना कठिन है, इसलिए इनको भी शुद्ध अवस्था में पृथक करना कठिन है। पुनरावृत्त प्रभाजी क्रिस्टलन यानी बार बार क्रिस्टलाइजेशन करके अथवा आयन विनिमय तकनीकों द्वारा तकनीकों पर आधारित आधुनिक विधियों द्वारा इनके त्रिसंयोजी आयनों के आकारों में अत्यल्प अंतर के आधार पर इन्हें पृथक किया जाता है। तो प्रभाजी प्रभाजी क्रिस्टलन यानी बार बार फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे और आयन विनिमय टेक्निक, आयन एक दूसरे में इधर उधर करके इनको पृथक किया जाता है। इन विधियों द्वारा गुणों के तत्वों के गुणों जैसे विलेयता, संकुल, आयन निर्माण, जलयोजन आदि में बहुत कम अंतर के आधार पर इन्हें पृथक किया जाता है। तो सॉल्युबिलिटी के आधार पर या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के आधार पर या हाइड्रेशन के आधार पर, चूँकि इनमें बहुत कम अंतर होता है, तो जिसमें जो गुण फिट बैठता है उसी आधार पर हम इसको अलग करते हैं। क्षारकता अंतर यानी बेसिसिटी डिफरेंस में क्या स्थिति है, तो लैंथेनाइड आकुंचन के कारण लैंथेनाइड आयनों का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से घटता है। आकार में कमी के फलस्वरूप लैंथेनाइड आयन तथा OH आयनों के मध्य इनके सहसंयोजक गुण La+3 से Lu+3 तक बढ़ते हैं। इसलिए परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हाइड्रोक्साइडों की क्षारकीय सामर्थ्य घटती है। जाहिर सी बात एसिड के लिए H+ और बेस के लिए OH- का इस्तेमाल करते हैं। OH नहीं, OH- होना चाहिए। तो जैसे यहाँ कंपाउंड बना LaOH का होल थ्राइस अधिकतम क्षारकीय है, जबकि LuOH का होल थ्राइस सबसे कम क्षारकीय है। यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हाइड्रोक्साइडों की क्षारकीय सामर्थ्य यानी बेसिसिटी घटती है। तो La पहले है, Lu बाद में, इसलिए La ज़्यादा बेसिक है Lu की तुलना में। ये बात निकल करके सामने आई। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।